तो वहां रिपल्सन हमको झेलना पड़ेगा, रिपल्सन देखना पड़ेगा। तो यहां कहा गया कि इनके बीच में लोन पेयर जो रिपल्सन है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत हाई होता है। तो अगर ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा सर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था उससे काफी कम एनर्जी में टूट जाएगा। प्रैक्टिकली देखा गया कि कितना कम टूट जाएगा, तो बोला गया कि ये इसके लिए बॉन्ड एनर्जी जो लगती है वो Br2 से भी क्या लगती है, कम, लेकिन आयोडीन से ज्यादा लगती है, क्योंकि आयोडीन में साइज फैक्टर भी काम कर रहा है, उसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि वो आराम से ब्रेक हो जा रहा है। तो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम क्यों होती है? जवाब है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लोरीन के केस में कंसीडर नहीं करते, प्रैक्टिकल डेटा है, जैसा है वैसा ही ध्यान रखना है, आपको बना लीजिए। क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है सर, कि फ्लोरीन बहुत साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, वो अपने पीरियड में भी सबसे छोटा है सर, तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब आपने जहां वो ऑर्डर लिख रखा है वहीं पे ये वाला ऑर्डर भी लिख लीजिए, क्योंकि ये दिक्कत करेगा आपके लिए। तो आप लिखेंगे अब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, कल को बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लिख के आएगा तो भी यही काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात की जाए तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या है सर? सबसे ज्यादा क्लोरीन के लिए, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आएगा कौन? फ्लोरीन। और आयोडीन पहले भी कम था और अभी भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों डेटा एक साथ लिखिएगा। पेपर में पूछता है कौन सा वाला गलत लिखा है, तो कौन सा वाला गलत लिखा है, तो यही वाले में अगर उसने लिख दिया कि फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा है तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। और ये केवल कहां कंसीडर करना है आपको? बोलो। बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड लेंथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया जाता इन केस ऑफ हेलोजन। तो ये ध्यान रखना है। अभी पीछे हम लोग बात कर भी रहे थे कि लोन पे रिपल्सन वहां लेना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि Cl2 में भी तो हो रहा होगा, उसका साइज उतना बड़ा नहीं है। तो याद करिए Cl2 में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे की साइज फैक्टर भी लेते हैं और रिपल्सन भी लेते हैं। याद करिए पीछे कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये काम जो है हेलोजन के केस में स्पेशल केस है। ध्यान रखना है कि हम कंसीडर कर रहे हैं फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 से Br2 से कम हो जाती है। ये भी याद रखना है, केवल Cl2 से नहीं, Br2 के रिस्पेक्ट में भी कम होता है। अगला सवाल हटाएं इसको, इसी में आगे है 5वां क्वेश्चन। अब ये वो सवाल है, इनमें स्टार बना लीजिए, ये आपको बहुत परेशान करेंगे सब। जैसे मान लीजिए आपके पास आया O सिंगल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड S, इसमें पूछा जाएगा। दूसरा है N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा। बोलो भैया। अब मन ये कर रहा होगा कि O और O जो है साइज छोटा है, बोलो भैया, तो वहां पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या लगेगी? ज्यादा। सीधा सा फंडा है। और N और N में बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या लगेगी? ज्यादा। सीधा सा फंडा है।
यहां मामला पलट जाता है, इसीलिए तो स्टार बनवाया है। सल्फर और सल्फर में और फॉस्फोरस और फॉस्फोरस में ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्यों लगती है सुनिएगा। क्या यहां पर ये है मामला, और अभी पीछे तुम रिपल्सन लेना शुरू कर दिए हो। बोलो भैया। देखो कहा गया कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अभी तुमने फ्लोरीन में देखा है ज्यादा लगा है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो लिया जाएगा वो सेकेंड पीरियड में के जो एलिमेंट है उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है उनका। बोलो भाई। विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो तीसरे पीरियड के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या लिया जाएगा, ज्यादा। तो एक बात बताओ, रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो ये बात ध्यान रखनी, कोई एक्सेप्शन नहीं है साहब। स्टार इसलिए बनवाया है कि यहां आपको थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। क्लियर है मामला। और कौन सा फैक्टर है जो यहां पर आ गया है अब, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और कहां कंसीडर कर रहे हैं इसको हम लोग, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं केवल बॉन्ड एनर्जी निकालते समय, बॉन्ड लेंथ के समय ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सर सातवां, यानी ये जो तीन सवाल थे शुरुआती, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में चले गए, चौथा पांचवा और छठा। इसके बाद अगर मान लीजिए उसने बोला कार्बन और कार्बन है और सिलिकॉन है सर, तो आंसर क्या होगा सर। बिल्कुल सीधा सा है, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन में अगर बात की जाए तो सिलिकॉन का साइज बड़ा है सर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी। और सीधा सा फंडा कि भैया बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और यहां पे मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इतनी समझदारी तुम्हारे पास होगी कि अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा है तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो उसको क्या फॉर्मूला बनाए उसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद है आठवां, एक मिक्स क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास आया कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है। वहां मैंने बॉन्ड लेंथ में मना कर दिया था कि रिपल्सन नहीं लेना है, बॉन्ड एनर्जी निकालते समय रिपल्सन कंसीडर किया जाता है। लिख लो, बॉन्ड एनर्जी के केस में आपको रिपल्सन कंसीडर करना है, रिपल्सन कंसीडर किया जाएगा अगर है तो। और रिपल्सन में भी कौन सा रिपल्सन ले रहे हो, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का, वो भी दो एटम के बीच के लोन पेयर की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो लोन पेयर से VSEPR थ्योरी मत समझ लेना, ये लोन पेयर रिपल्सन मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। बहुत आराम से निकाल ले जाओगे अगर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओगे तो। ज्यादा ज्ञान लगाओगे तभी सवाल गलत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आंसर बोलो, सबसे ज्यादा कहां होगा, कार्बन कार्बन में, उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन। रीजन क्या है, सबके पास सिंगल बॉन्ड है,
यानी बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है सर। और जब सेम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर बॉन्ड लेंथ से हम आंसर निकालते नहीं हैं। यहां अगर हम बात करेंगे तो क्या लोन पेयर आया एक एक, इधर दो दो, इधर भाई साहब तीन तीन, तो साफ पता चल रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रिपल्सन जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, चाहे वो बॉन्ड डिसोसिएशन हो और चाहे वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो। ज्यादातर पेपर में बॉन्ड डिसोसिएशन लिखकर आएगा। इतना सब करने के बाद एक लास्ट सवाल बचता है जो ये बताएगा कि आपने जब बताया जा रहा था तो उस समय सुना था या नहीं सुना था, ठीक है ना। और वो सवाल कराया हुआ है सर। चलो भैया हटाएं। यहाँ पे जो जगह है थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो यहीं लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है F2 H2 Cl2 Br2 I2, नहीं O2 ले लो, F2 H2 Cl2 और O2 है सर, Br2 नहीं, Cl2 और O2 मिक्स क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये कर पाएंगे तो मतलब आपने सही से सीख रखा है। पहला काम मैंने बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर मेजर फैक्टर है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बीच में ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना नहीं। तो बताइए सर, पहली चीज सबके स्ट्रक्चर बना लो। F सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और O डबल बॉन्ड O। होगा सर। अब मुझे एक बात ये बताओ, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बोलो भैया, और इन भाई साहब का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इनका कंपैरिजन तो इनके साथ है ही नहीं, यानी कि O2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद पढ़ाया था कि दुनिया में कभी भी कोई सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाए, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, 434 किलो जूल पर मोल। वो डायग्राम बनाया गया था, याद आया आपको, वहां लिखवाया था। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और उसके बाद तुम इनकी कहानी सुनोगे कि अच्छा तुम्हारे में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है तो तुमको पीछे कर दे रहे हैं, Cl2 को आगे कर दे रहा है। वो कहानी पहले सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सर, अच्छा सवाल है, ये आंसर होगा आपका बॉन्ड एनर्जी का। अब इसी को आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो, है ना। तो एक बार बॉन्ड एनर्जी वाला पूरा देख जाओ जल्दी से, बॉन्ड लेंथ वाला पूरा देख जाओ, क्योंकि पढ़े हो 4 नंबर का सवाल है सर, और तुरंत आपको करना होता है, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। सीधा सीधा लिखवाया है, बॉन्ड लेंथ के केस में कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखना पड़ेगा। तो 2 पैरामीटर बॉन्ड के पढ़ा दिए हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ठीक बात है ना।
तीसरा पैरामीटर आएगा बॉन्ड एंगल। एक बार देख जाओ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर बनाना नाना सब सिखा दिया है तुमको, है ना। अब याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको बॉन्ड एंगल देखना हो तो ऑर्डर देखना होगा आपको कि कैसे सवाल करेंगे। तो बॉन्ड एंगल देखने के लिए 4 स्टेप है आपके पास। 4 स्टेप में सवाल करना है और जैसे बताया जा रहा है उसी प्रकार से आप उसको फॉलो करेंगे। पहला है स्टेप 1, हेडिंग डालिए बॉन्ड एंगल और लिखिए स्टेप 1। चारों स्टेप जब पढ़ा देंगे उसके बाद आप सवाल समझ पाएंगे कैसे करना है। के साथ एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। पहला स्टेप आप तब लगाएंगे जब आपको जिन चीजों के बीच का बॉन्ड एंगल निकालना है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफरेंट हो। तो मैं लिखूंगा स्टेप 1 कब यूज होगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम के बारे में बात होगी, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो कहा जाता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी कि एस का जितना ज्यादा कैरेक्टर होगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल या स्पेशीज में माना जाएगा। तो कब लगाना है ये पता होना चाहिए और फिर क्या लगाना है ये पता होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा। एग्जांपल लिखिएगा सर। मान लीजिए मैंने लिया BeF2, BF3 और CF4 और मुझसे पूछा गया कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। अच्छा, यहां पर हमको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल रिलेटिवली बताया जाता है, एग्जैक्ट एंगल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना याद किया है वो अच्छी बात है, काम आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है? पढ़ा चुके हैं भैया, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है ये। BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। CF4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बात बताइएगा, इतने तो समझदार आप होंगे ही कि जितना ज्यादा P बढ़ता जाएगा S का परसेंटेज उतना घटता जाएगा। बोलो भैया। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या चीज है जो इंक्रीज कर रही है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सॉरी डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि P जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहां अगर हम S का परसेंटेज निकालेंगे, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, क्या यहां S का परसेंटेज निकालने में लिखेंगे 2/100। अरे टोटल 2 लोग हैं, अरे बोलो ना यार, और उन 2 लोगों में कितना माना जाएगा, 100। तो इसका मतलब 2/100, तो आंसर कितना आना है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हाँ भाई रुकोगे, टोटल दोनों के रिस्पेक्ट में कितनी बात कर रहे हैं, 100। तो इसका मतलब टोटल परसेंटेज तो 100 हो गया, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 ले लिया। टोटल चीजें तुम्हारे पास कितनी है, 2, और S का निकालना है तो S कितनी बार दिया है, 1 बार, तो S का परसेंटेज यहां पर कितना आया, 50%। क्लियर है मामला। इधर आते हैं, परसेंटेज निकालना है तो फिर से 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब सर नीचे क्या लिखेंगे, टोटल चीजें कितनी है, 2 और 1 3, और S कितनी बार दिया है, 1 बार, तो 1/3 गुणे 100 यानी 33.33% या 3% भी लिखते हैं तो काम बन जाएगा। यहां आते हैं,
फिर से परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में होगा। टोटल चीजें कितनी दी हैं? 4। एस जिसका निकाल रहे हो वो कितनी बार दिया है? एक बार। तो 1/4 गुणे 100 यानी कि 25%। तो क्या आपको दिख रहा है कि एस का परसेंटेज घट रहा है यहां से लेफ्ट टू राइट? तो अगर एस का परसेंटेज घट रहा है तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? वो ये होगा। अब जिन्होंने रट्टा मार रखा है, जिन्होंने डायग्राम वायग्राम बना रखे हैं पीछे, उनको पता है कि BF2 में क्या ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है सर? बोलो भैया। बॉन्ड एंगल हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो निकाला है वो सही है या नहीं? 180 डिग्री। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका? और ट्राइगोनल प्लेनर अगर है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और CF4 में तो आपको पता ही है कि अगर हम बात करें तो क्या ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा? और यहां बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो 109.5 डिग्री, जिसको 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं। एग्जैक्ट एंगल तो वही है। तो वो याद नहीं भी है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से कहीं भी निकाला जा सकता है। मतलब ये कंसेप्ट इसलिए कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। उतार लीजिए। तो पहला स्टेप ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो आप क्या यूज करेंगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस का परसेंटेज ज्यादा और कम कैसे देखेंगे? जितना ज्यादा पी साथ में मौजूद होगा, जितना ज्यादा डी मौजूद होगा, उसका परसेंटेज उतना ही कम होता चला जाएगा। सीधी सी बात है सर, उतना बंटवारा हो जाएगा ना परसेंटेज। यार इसमें निकाला नहीं जाता है, इसमें सीधा फंडा है। परसेंटेज का मतलब क्या है? 2 आदमी है, 3 आदमी है, 4 आदमी है, 10 आदमी है, किसमें परसेंटेज एक आदमी को ज्यादा मिलेगा? जहां कम आदमी है सर। तो इसका मतलब एस और पी 2 लोग हैं, sp2 का मतलब 3 आदमी, sp3 का मतलब 4 आदमी, sp3d का मतलब 5 आदमी, sp3d2 का मतलब 6 आदमी। जितना ज्यादा आदमी परसेंटेज उतना कम हो जाना है। तो इसका मतलब एस का परसेंटेज घटता हुआ ही मिलेगा आपको। क्लियर है? तो अब ये पहला केस है। तो अगला कंसेप्ट इसी को लेके चलेंगे। अब इसका मतलब अगला स्टेप ये कहेगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है? सेम हो गया है, तब क्या किया जाए? चलिए सर, स्टेप 2 उतार लो फटाफट इसको। और इसी माध्यम से आपको करना है और इसी सीक्वेंस में सवाल चेक किया जाता है। अगर हमको सेंट्रल एटम दिए हुए हैं और हमने देखा फलाने फलाने मॉलिक्यूल है, पहला क्या काम करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग, मतलब सवाल वहीं खत्म। जिसमें एस का परसेंटेज ज्यादा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा। परसेंटेज निकालेंगे नहीं, एस का परसेंटेज ज्यादा का मतलब sp रहे। बोलो भाई। तो इसका मतलब है जितना कम लोग मौजूद होंगे उतना इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आएगा सर कि अगर एस का परसेंट वो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया सेंट्रल एटम का, तो अब हम देखेंगे सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर। क्या देखेंगे अब हम? लोन पेयर। पहले लोन पेयर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा सर। क्लियर है बात? चलिए स्टेप 2। स्टेप 2 आप पूरा लिखिएगा। इफ, मैं लिख रहा हूं इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम, यानी सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? सेम। लेकिन हां साथ में क्या हो? लोन पेयर डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहे और लोन पेयर क्या रहे? डिफरेंट। यानी 0 1 2 ऐसे चले। तो कहा गया नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यानी जितना ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और लोन पेयर अलग अलग नजर आ रहे हो। एग्जाम्पल हम वो ले रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है।
जैसे सर CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर। देखिएगा सर, अब हमसे पूछा गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अब ये काम आपको बढ़िया से आना चाहिए। sp3, यहां भी सर sp3 किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। ऑक्सीजन है यहां पर sp3। बस जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तुरंत समझ में आएगा। लोन पेयर की बात करें अगर, तो क्या यहां 0 लोन पेयर है? यहां नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, वाटर के पास 2 लोन पेयर। बोलो भैया, तो इसका सीधा सा मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 0 लोन पेयर। क्लियर है मामला? तो इसका सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? तो जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पर, अब आप कहेंगे सवाल करते समय कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि लोन पेयर डिफरेंट होना चाहिए? जब लोन पेयर डिफरेंट होगा तभी तो बता पाओगे ज्यादा या कम। तो इसका मतलब है आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन लोन पेयर की संख्या क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है लेफ्ट से राइट, यानी कि बॉन्ड एंगल को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो आंसर होगा मीथेन, फिर अमोनिया और फिर वाटर। क्लियर है? बना लीजिए सर, मीथेन, अमोनिया और वाटर। और याद रखिए जो चीज पढ़ा रहे हैं वो किसी भी स्पीशीज में लग सकती है, कैटायन हो चाहे एनायन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हो वहां पे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दीजिए। इसमें अपने को बताना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 और यहां भी sp3। यहां पर लोन पेयर 0 है। बोलो भैया, अमोनिया में कितना लोन पेयर होता है, 1, और यहां लोन पेयर 2 हो गए। अगर NH2 माइनस बनाओगे तो क्या यही बनाओगे? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या 1 इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ मिलकर लोन पेयर बना लेगा? तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो भाई लोन पेयर जो है वो कहां बढ़ रहा है, NH2 माइनस की तरफ, यानी बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। आंसर NH4 प्लस अमोनिया NH2 माइनस। ध्यान रखना है भैया। पहला काम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो जितना ज्यादा एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेंट्रल एटम का सेम है, चाहे एटम डिफरेंट हो चाहे एटम सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोन पेयर की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। पॉइंट नंबर 3, अगली समस्या बताओ। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम। यार सीधी थ्योरी चल रही है ना। अब अगली समस्या क्या आएगी, कब नहीं निकाल पाओगे, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। चलो स्टेप 3, अगर सेंट्रल एटम में अब हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर सेम, दोनों सेम, तुम पूरा लिखो। हाँ, तुमको आगे अप्रैल वाले में भी ध्यान आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तुम जल्दी मत रहो, तुम पूरा लिखो। इफ इन सेंट्रल एटम
hybridization and number of lone pair both are same, दोनों सेम हो गए। आगे लिखना बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, but electronegativity of central atom is different। क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर की संख्या सेम, लेकिन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग। एक आदमी ऑक्सीजन है तो एक आदमी नाइट्रोजन है। बोलो भैया, ऐसी सिचुएशन में बोला गया बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा मिलेगा। बना लीजिए सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा मिलेगा। पहला एग्जांपल सर, NaCl3 PCl3 और AsCl3, ये है सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तीनों पकड़े हमने। पहला टर्म हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3 sp3, बोलो भैया। दूसरा पॉइंट लोन पेयर, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक एक और एक, लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, बस अंतर क्या है साहब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या बोलेंगे? इधर से इधर आने पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। तो अगर डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो ये हमारा आंसर होगा बॉन्ड एंगल का। बना लीजिए सर, ये आंसर NCl3 PCl3 AsCl3। बगल में लिखिएगा रीजन। कहानी तो समझ ली हमने कि हाँ होता होगा, बगल में लिखिए रीजन। दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए, NCl3 PCl3। एक बात, सिर्फ एक बात हमको ये बताओ कि यहां पर अगर हम बात करें तो क्या एक रिपल्सन लग रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और दूसरा रिपल्सन लग रहा है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर? क्लियर है मामला? अगर यहां पर बात की जाए तो क्या नाइट्रोजन और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लगभग बराबर के करीब है। सेकेंड पीरियड है तो थोड़ा सा एडवांटेज है इसको। तो क्या मैं अगर यहाँ पे इसका बॉन्ड पेयर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। यहां क्या होगा? Cl की ज्यादा है, तो अगर Cl की ज्यादा है तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? Cl की तरफ रहेगा, वो लगभग Cl के पास पहुंच जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि यहां पर जितना बीचों बीच रहेगा, यहां पर बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच बात कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन,
क्या ज्यादा लग रहा होगा? अरे बोलो भैया। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा तभी तो रिपेल करेगा। जब इसी के पास चला गया तो क्या रिपेल करेगा? तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसी वजह से क्या ज्यादा हो जाता है? बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब ये बताओ, ये जो लोन पेयर है इसको अपनी तरफ शिफ्ट रखना, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को, ये किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही अपनी तरफ शिफ्ट कर पाएगा और तभी बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो पाएगा। बना लीजिए सर, इसीलिए बॉन्ड एंगल इनका ज्यादा माना गया। तो ये कहीं से कोई थ्योरी नहीं है, ये रिपल्सन पे सारा खेल है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। क्या? कि अगर ये बॉन्ड पेयर जितना इधर रहेगा सेंट्रल एटम की तरफ उतना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी काम करेगा इस पर, और जितना ये दूर रहेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी कम रह जाएगा। तो रिपल्सन जब लगेंगे तभी तो एंगल्स फैलेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ मिलता है, इसीलिए यहाँ पर। क्लियर है ना? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। बोलो भैया। और तीसरा काम बोलो, सेंट्रल एटम भी अब सेम। बात समझ में आ रही है? तो सारी लड़ाई किसके पास चली जाएगी अब? टर्मिनल एटम के पास। किसके पास जाएगी? अरे भैया जब तीनों बातें सेम हो गई तो बचा ही क्या इसके पास? तो अब कहां जाओगे? टर्मिनल एटम के पास। लेकिन पहली तीन बातें बताओ। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है सेंट्रल एटम का तो बॉन्ड एंगल यही निकाल ले जाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। बोलो। दूसरा, अगर सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है तो क्या आंसर निकाल ले जाओगे? जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। तीसरा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों सेम हो गए। बोलो भैया। तो अब सवाल किस पर आएगा? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। चौथा पॉइंट लिखिए, स्टेप 4, आप पूरा लिखिएगा। इफ इन सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन number of lone pair oblique electronegativity all are same, all are same, but electronegativity or size of terminal atom is different। क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज। बोलो भैया। वो टर्मिनल एटम का क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो कहा गया बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। लेकिन ये साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देख रहे हो? टर्मिनल एटम की, क्योंकि सेंट्रल एटम में तो सब कुछ सेम ही हो गया। तो याद रखिएगा ये सब आप किसका देख रहे हैं? टर्मिनल एटम का। टर्मिनल एटम का ध्यान रखिएगा। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये सब किसके लिए? टर्मिनल एटम के रिस्पेक्ट।
साइज अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। क्लियर है? अच्छा, जो चीज पहले लिखी है पहले वही देखना है। अरे बोलो ना यार, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज दोनों फैक्टर मिल रहे हैं तो हम पहले किस फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देंगे? साइज को। चलिए एग्जांपल देखेंगे तो आएगा। OF2, ये बढ़िया सवाल आते हैं इस पर। OCl2, OBr2, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। OF2, OCl2, OBr2, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना। देखना भैया, ये है OF2, ये है लोन पेयर, ये है OCl2, ये इसका लोन पेयर, ये है OBr2 और ये है इसका लोन पेयर। ठीक है ना? अब सर एक सीधा सा फंडा है, OF2, OCl2, OBr2। मुझे ये बता दो, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3? बोलो भैया, तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। लोन पेयर की बात बताओ, क्या सबके पास दो दो लोन पेयर मौजूद हैं? तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो गए? सेम। क्लियर है मामला? तीसरी बात, क्या तीनों में सेंट्रल एटम भी सेम है? क्योंकि सब में ऑक्सीजन लिखा है या नहीं, तो सेंट्रल एटम भी क्या हो गया? सेम। पूरी बात लिख लो नीचे एक सवाल में कि सेंट्रल एटम भी क्या हो गया? सेम। अब ये सवाल बॉन्ड एंगल केवल टर्मिनल पे आके रुकेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कब देखा जाता है? बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जब पीरियड की बात हो। किसकी बात हो? साइज कब देखा जाता है? जब ग्रुप की बात हो। अरे बोलो भैया, क्लियर कट पढ़ाया है। पीरियड के एलिमेंट हो तो क्या देखना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप के एलिमेंट हो तो क्या देखना? साइज। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ कि क्या ये लोग पीरियड के एलिमेंट हैं या ग्रुप के? ग्रुप के। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ये सवाल होगा बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। बोलो भैया, तो इसका मतलब जिस टर्मिनल एटम का साइज सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है, साइज का फैक्टर बड़ा क्यों है? वो इसलिए बड़ा है सर, दुनिया के बाकी रिपल्सन तो ठीक है, एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो, बॉन्ड एंगल ज्यादा कब होगा? ये बॉन्ड पेयर लगे हुए, अगर ये वाला एंगल ज्यादा हुआ तो ये खुलेगा या नहीं, बढ़ेगा। और इसके ऊपर अगर फोर्स ज्यादा लगा तो ये झुकेगा। सीधा सा फंडा है, बाकी कहानी अपनी जगह है। तो ये वाला रिपल्सन ज्यादा कब हो सकता है? जब इनके साइज बड़े हों। साइज अगर बड़े होंगे तो स्टेरिक रिपल्सन लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो स्टेरिक रिपल्सन अपने आप ही साइज को क्या कर देता है? बड़ा। तो इसलिए साइज का फैक्टर पहले लिया गया। क्लियर है मामला? तो Br का साइज बड़ा है, इनके बीच में लगने वाला स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। तो चारों बातें आपने सीख ली हैं सर, एक बार आपको भी जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी तो हम समझ जाएं। पहला काम, बॉन्ड एंगल निकालने जा रहे हो, अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो क्या करोगे? जितना ज्यादा एस का परसेंटेज उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। दूसरा पॉइंट, अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हैं, तो जितना ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम, उल्टा मामला हो जाता है। तीसरा सर, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम है, तो क्या सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। अब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि सेंट्रल एटम भी सेम हो गया। अब क्या देखेंगे? टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम। कब टर्मिनल एटम का साइज देखेंगे? कब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
जब वो ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो साइज देखेंगे, पीरियड के एलिमेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर कट बताया है सर। चलो सवाल की बारी आती है, क्वेश्चन लिखिएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, उनको भी देखते चलना है। करेक्ट बॉन्ड एंगल, ऑर्डर, करेक्ट बॉन्ड एंगल, ऑर्डर। ठीक बात। चलिए सर, पहला है SF2 HCl2 और SBr2। इसमें बताना है आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। दूसरा है साहब, अब ये तुम्हें समझना है कि तुम क्या देख रहे थे क्या नहीं देख रहे थे। PF3 PCl3। अब मैं इसमें ज्यादा कहानी लिखूंगा नहीं, बोलूंगा बस, केवल आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा है सर BF3 BCl3 BBr3। ठीक है ना। चौथा है सर, चौथा है सर BCl3 AlCl3 और GaCl3। पांचवा है CF4 CCl4 CBr4। छठा है, इतना कर लो फिर छठे पे आते हैं, वो बहुत बड़ा है सर। सवाल उतार लीजिए सर, और जहां आपने थ्योरी को खत्म किया है, बात समझिएगा। आपने लास्ट के जो 2 पॉइंट स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है सर, लिखिएगा साइड में नोट करके। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 अप्लीकेबल ओनली, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वाला फंडा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज ऑफ टर्मिनल एटम वाला फंडा कब लगाएंगे? स्टेप 3 एंड स्टेप 4 applicable only when central atom having at least one lone pair or electron pair, when central atom having at least one lone pair or electron pair। क्लियर मामला? यानी तब हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल करेंगे, तब हम टर्मिनल एटम के साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल करेंगे, जब सेंट्रल एटम के पास कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर हो। अब मुझे एक बात बता दो, अगर नहीं है तब क्या करें? अगर नहीं है तो क्या करें? तो नीचे लिखिएगा कि अगर नहीं है लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है तो स्टेप 3 स्टेप 4 मत लगाओ। अगर लोन पेयर नहीं है तो स्टेप 3 स्टेप 4 मत लगाओ, बॉन्ड एंगल सबके बराबर कर दो। यानी वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। तो लिखिए बॉन्ड एंगल बराबर कर दो। चलो भैया पहले वाले में आओ, इधर देखो। अब ये तुम्हें समझना है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अरे बोलो ना यार, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है या नहीं है? तो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है।
स्टेप 3 तभी लगाएंगे जब लोन पेयर रहे। तो सर लोन पेयर तो है सब में, तो स्टेप 3 क्या कह रहा है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी तीनों में क्या है? सेम है। स्टेप 4 लगा सकते हैं, लोन पेयर है, क्या लगाएं? साइज देखें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ग्रुप के एलिमेंट है, साइज देखें। टर्मिनल एटम का साइज ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। पकड़ में आती है बात या नहीं आती है? पेपर में ऐसे करना है। बॉन्ड एंगल वाला पोर्शन सबसे डिफिकल्ट पोर्शंस में आता है सर। बहुत आसान तरीके से समझाया है, जहां कहीं एक्सेप्शन है वो भी यहीं निपट जाएगा। इधर आओ, PF3 PCl3 PBr3, जब भी ऐसे देखा करो तो समझ जाया करो हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सेम। अब स्टेप 3 लगा सकते हैं क्योंकि लोन पेयर है, इसका मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। तो अब ये बचा टर्मिनल एटम पे सवाल। टर्मिनल एटम पे सवाल बचा है, अभी भी किससे होगा? साइज से, क्योंकि F, Cl और Br एक ग्रुप के एलिमेंट है या नहीं है? तो जितना ज्यादा टर्मिनल एटम का साइज, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। मतलब उसके लिए आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है, देख के ही समझ में आ रहा होगा यार। तीसरा सर, हाइब्रिडाइजेशन सेम। बोलो बे, हाइब्रिडाइजेशन सेम। सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, बट हैविंग जीरो लोन पेयर। कौन सा केस? जीरो लोन पेयर। तो जीरो लोन पेयर का केस अगर हो गया तो क्या स्टेप 3 स्टेप 4 देखेंगे? नहीं, बल्कि क्या करेंगे? बराबर, खत्म हो गया। बोलो यार, लिखाया तो है। अगर जीरो लोन पेयर का केस है तो बॉन्ड एंगल जो है वो सबके क्या कर दो? बराबर, बात खत्म। यानी यहां गलती क्या करते? तुम बोलते टर्मिनल एटम का साइज ज्यादा बड़ा है, तो साइज ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा? जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। बात समझिएगा। इनका कहने का क्या मतलब है, सुनो इधर देखो, ये कोई थ्योरी नहीं है। इन्होंने कहा ये 3 आदमी हैं, बात समझना। बॉन्ड एंगल, इसमें छोटी छोटी गेंदें बांध दो, ये प्लेनर ज्योमेट्री है, लोन पेयर तो है नहीं, तो केवल एक ही रिपल्सन लग रहा है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अगर तीनों एफ रख दोगे तो भी रिपल्सन उतना ही रहेगा। और अगर तुमने यहां बी आर रख दिया तो क्या बी आर का साइज बड़ा है? लेकिन साहब इधर इधर रिपल्सन ज्यादा है, तो इधर भी तो ज्यादा है, इधर भी तो ज्यादा है। यानी नेट में 3 फोर्स अगर लगे हैं तो सर 10-10 न्यूटन के लगाओ तब भी नेट पे जीरो, और 1000-1000 न्यूटन के लगाओ तब भी नेट पर जीरो, क्योंकि नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो। इसलिए लोन पेयर अगर नहीं है तो फिर आपको आगे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या टर्मिनल एटम का साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी से लिखा दिया। यहाँ पे अगले सवाल पे आइए। BCl3 AlCl3 और GaCl3, यहां भी वही है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बोलो भैया, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर अगर नहीं है तो सवाल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 3 क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखो, लेकिन कब? जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों क्या हो? सेम। जीरो लोन पेयर के केस में नहीं देखा जाता, यहां भी मामला बराबर है भाई, नीचे भी बराबर। यार यहां भी तो जीरो लोन पेयर का केस है। इसके बाद एक सवाल दे रहे हैं, उसको कर दीजिए तो समझ जाइए कि आपको आ गया। बल्कि हम इसको अगले पन्ने पे लेंगे, बड़ा सवाल है यार, मजा नहीं आएगा ऐसे लिखने में। चले आइए सर, क्वेश्चन नंबर 6। ऑर्डर आपको बताना है। PBr3 कॉमा SF4, इतना बड़ा आएगा नहीं पेपर में, हमने जानबूझ के ले रखा है। सॉरी, PF3 है, हमने जानबूझ के ले रखा है कि अगर इसको बना ले गए तो सब बन जाना है। उसके बाद है CCl4 CO2 PCl3 OF2 BeF2 SO2, बस इतना सा है। इनको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगा दो सबको।
बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। सवाल में जो मैंने स्टेप लिखवाए हैं वही क्या रूल है हाइब्रिडाइजेशन के, वो बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल निकालते समय सबसे पहले क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अरे बोलो ना यार। उसके बाद क्या देखते हैं सर, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। उसके बाद भी अगर लोन पेयर जीरो है तो जिनमें जीरो है उनको बराबर कर देंगे आपस में। उसके बाद देखते हैं क्या, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर अगर सेम है तो जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। उसके बाद सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल, वो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तीनों बातें सेम है अगर, तो अब हमें टर्मिनल एटम पे उतरना पड़ेगा। अब हम देखेंगे टर्मिनल एटम का पहले साइज, अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं और अगर पीरियड के हैं तो हम क्या देखेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला काम क्या करो, सबके हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। इधर आओ, कैसे लिखने इसको समझना जरा। दो चीजें पहले लिख लो, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और लोन पेयर एक है। अरे बोलो अंकल, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडाइजेशन sp है, लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लोन पेयर 1 है। सॉरी sp3, हाँ भाई हाँ हो जाता है, sp3 है और लोन पेयर 1 है, यानी ये दोनों कैटेगरी सेम हो गई। हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 2 है। बोलो भैया, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है। हाइब्रिडाइजेशन sp, लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, लोन पेयर 1। क्लियर बात, पहली बात। जब उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जहां परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे ज्यादा हो। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बताओ कहां पे सबसे ज्यादा है, एक तो CO2 वाले में और दूसरा, अच्छा जब दोनों में बराबर है मामला तो जीरो लोन पेयर के केस में तो बराबर ही करते हैं सर। तो किसी को भी आगे पीछे लिख दो जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो। तो हमने लिखा CO2 और BF। बात पकड़ में आई या नहीं आई सर? तो हमने अपना पहला सवाल जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने किससे डिसाइड कर लिया है सर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से, यानी कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहां क्या है, आई है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो ये दो आदमी तो निकल लिए जिनको टिक लगा के रखा था। अब सर अगली कहानी सर, इसके बाद परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कहां पे ज्यादा मिलने वाला है, sp2 में। बोलो भैया, अब sp2 में अगर आओगे तो sp2 वाला एक ये दिख रहा है, बोलो भैया, और एक sp2 वाला ये दिख रहा है, और कोई तो दिख नहीं रहा भाई। अच्छा अब ये बताइए, क्या यहां पे एक लोन पेयर है और यहां 0 लोन पेयर है? तो क्या पहली अगर बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सेम। सवाल सुनिएगा सर, अब इन दोनों के बीच की लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमने एस करेक्टर के हिसाब से बात कर ली है। तो पहले हमने sp वालों को ले आए, अब हम sp2 वालों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। sp2 को कंपेयर करने का मतलब यहां पर क्या है सर, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, इसमें 0 लोन पेयर है और इसमें एक लोन पेयर है। जितना ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। तो आंसर अब क्या होगा, BF3, और उसके बाद कौन जाएगा, SO2। ये बॉन्ड एंगल हमने किसके आधार पे निकाला है, लोन पेयर कम बॉन्ड एंगल ज्यादा। अरे बोलो ना यार, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम था, ये दोनों विकेट गिर गए सर। अगली कहानी सर, sp3 वालों को लेकर आते हैं। क्या ये भाई साहब sp3 है, ये भाई साहब sp3 है, ये भाई साहब sp3 है, ये भाई साहब sp3, ये चार लोग अभी लाइन में लगे हैं सर। अब ये बताइए इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया,
अब लेकिन कौन सा है जिसके पास जीरो लोन पेयर का मामला है सर? क्या CCl4 मौजूद है वहां पे? तो इसका मतलब जीरो लोन पेयर के केस में हम पहले ही किसको लाके रख देंगे? CCl4 को। यहां देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बनाइए और इसके आगे वाला दिमाग लगाइए। अब मुझे बताइए PBr3 बचा, PCl3 बचा और OF2 बचा। सुनते जाइएगा बड़े गौर से। अब मुझे यह बताइए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या भी अगर बात की जाए तो इन दोनों में एक एक और इसमें दो। अरे बोलो ना यार। तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा वो पीछे हो जाएगा, तो इसका मतलब OF2 तो बिल्कुल पीछे चला गया। अरे बोल मेरे भाई। अब लड़ाई किसमें बची? PCl3 में और PBr3 में। अब क्या इन दोनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अब टर्मिनल एटम पे लड़ाई आ गई। साइज किसका बड़ा है? Br का। तो इससे पहले PBr3 आएगा और फिर कौन आएगा? PCl3। जितना आपने पढ़ा है वो पूरा इस एक सवाल में लग जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो करने का तरीका समझ में आया। यानी ये ऑर्डर है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के आधार पे पहले बांट लिया चीजों को, फिर उनको आपस में सेट करते चले। क्लियर है मामला? तो जो ऑर्डर हमने पढ़ाया है असलियत में उसी ऑर्डर में आपको सवाल करना है। दोपहर में आओगे या नहीं आओगे? नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, कल आ जाए।